प्यारे साथियों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं वह है नीति निर्देशक तत्व, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में क्यों नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और क्या नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक देखने के पश्चात ही आज आप जान पाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व किन्हें कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं और कितने प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है भारतीय संविधान के, और अनुच्छेद 36 से लेकर उसमें 51 तक इसका वर्णन किया हुआ है। उसके पश्चात जो नीति निर्देशक तत्व है उनका अर्थ क्या होगा और कैसा इनका स्वरूप है। तो अर्थ की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व वो तत्व या वे तत्व हैं जिनके माध्यम से एक सरकार अपने राज्य की नीतियों का निर्माण करती है। राज्य को नीति के निर्माण में सहायता के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में रखा गया है कि इन निर्देशक तत्वों को की सहायता से आपको देश के नागरिकों के लिए पॉलिसी का निर्माण करना है, नीतियों का निर्माण करना है। इसलिए ही इन तत्वों को रखा हुआ है भारतीय संविधान में। और जो सरकारें हैं उन पर ये बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी नहीं होने का अर्थ यह है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन सरकार करती है तो आप किसी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है, जबकि हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार बाध्यकारी होते हैं, उनका उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय जाने की शरण होती है। स्वरूप की बात करें तो भारतीय जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह सामाजिक और आर्थिक प्रकार के, गांधीवादी तत्व और उदारवादी तत्व, इस प्रकार के सभी प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हमको दिखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता का मिश्रण भी हमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विकास संबंधी नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में रखे हुए हैं। शासन के संचालन, तो ये सभी इसकी क्या हो सकती है, प्रकृति और स्वरूप हो सकता है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत हमारे नीति निर्देशक तत्वों में देखने को हमको मिलते हैं। उसके अलावा जो आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 41, 42 और 43A में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, अभी हम आगे वर्णन करेंगे कि 38 में क्या दिया हुआ है, 39, 41, 42, 43 इनमें क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के, उनको अभी हम देखेंगे। पर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। उसके अतिरिक्त जो गांधीवादी सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 और 48A में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के में किन 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 नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत हमको देखने को मिलता है या आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं कि कौन से नीति निर्देशक तत्व में कौन से सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो उदारवादी सिद्धांत है वो हमको अनुच्छेद 44, 45, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। अब संविधान के कुछ अन्य भाग हैं, यानी कि भाग 4 के अतिरिक्त भी कुछ अन्य भागों में भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनको हम नीति निर्देशक तत्व कह सकते हैं। वह है अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 351। इसमें भी हमको जो है नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 39A, 39F, 43A और 48A है, ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो इसको कई बार प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त कुछ जैसे अनुच्छेद 38A है, वह भारतीय संविधान में
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। इसका भी आप ध्यान रखें, एग्जाम में आता है यहाँ से भी क्वेश्चन। अब प्रश्न आता है नीति निषेधक तत्व का महत्व एवं उपयोगिता। उसके पश्चात हम नीति निषेधक तत्वों को देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि नीति निषेधक तत्व का महत्व क्या है। तो महत्व की बात करें तो नीति निषेधक तत्वों के माध्यम से जो सरकार होती है उसे अपने कार्य संचालन में सहायता मिलती है, नीति निर्माण में सहायता मिलती है कि किन किन नीतियों का उसे अभी अपने नागरिकों के लिए निर्माण करना है, ताकि ये किसका महत्व है। इसके अतिरिक्त जो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यही इसकी महत्व और उपयोगिता है कि नीति निषेधक तत्वों से जो सरकार होती है उसे, या सरकार या शासन होता है उसे अपने कार्यों के संचालन में कि क्या कार्य उसे अपनी जनता के लिए अभी करने हैं और क्या क्या कर दिए हैं, क्या क्या करने बाकी हैं, उसमें सहायता प्राप्त होती है। तो ये नीति निषेधक तत्व का महत्व एवं उपयोगिता है। अब इसको बाद में देखेंगे हम, मौलिक अधिकार व नीति निषेधक तत्व में अंतर। इसके पश्चात हम देखते हैं, इसको भी हम बाद में देखेंगे, क्रियान्वयन को भी हम। अब हम सीधा देखते हैं हमारे संविधान में जो नीति निषेधक तत्व दिए गए हैं, कौन कौन से नीति निषेधक तत्व हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 है उसमें नीति निषेधक तत्वों की परिभाषा नहीं दी गई है, जब बल्कि राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य किसे कहते हैं, क्या राज्य की परिभाषा होगी। राज्य की मैंने पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में 3-4 स्थानों में परिभाषा दी गई है और हर स्थान पर लगभग कहीं समान है कहीं अलग। तो 2-3 प्रकार के राज्य यानी कि एक स्टेट वाला राज्य होता है जो कि हमारा केंद्र और राज्य दो, एक राज्य वो होता है, और एक राज्य शासन सत्ता या जिनके पास शासन शक्ति होती है, कानून निर्माण से संबंधित या अधिनियम निर्माण से संबंधित, उसको भी राज्य कहा जाता है। तो 2 प्रकार के राज्य की परिभाषा हमको हमारे संविधान में देखने को मिलती है। तो यहाँ राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई है। वो परिभाषा उसको मैं अपने मौलिक अधिकार जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ विस्तृत कर चुका हूँ। अगर आपको ब्रीफली जानना है तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, आपको पता चल जाएगा राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 37 है उसमें यह बताया गया है कि नीति निषेधक तत्व क्या है, बाध्यकारी नहीं होंगे, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इनके उल्लंघन पे नागरिकों को न्यायालय जाने की इजाज़त नहीं होती है, यह अनुच्छेद 37 में बताया गया है। किंतु साथ के साथ यह भी बताया गया है कि देश के शासन संचालन में इनकी क्या है, शासन में मूलभूत इन्हें माना गया है, यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए ही जो राज्य हैं, जो सरकारें हैं, उनको अपने कानून का निर्माण करना चाहिए। उसके पश्चात अनुच्छेद 38 है। 38 में 2 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हो सके, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जहां हमने अपने मौलिक अधिकारों में भी देखी थी, वही बात यहाँ नीति निषेधक तत्वों में भी की गई है। दूसरा है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 38 में 2 मौलिक अधिकार हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उनको भी बहुत विस्तृत से मैं अपने मौलिक अधिकारों में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मुझे नहीं लगता कि इनको पुनः से समझाना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ यही बता दे रहा हूँ कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात मौलिक अधिकार नीति निषेधक तत्वों में की गई है अनुच्छेद 38 में। और जो 38 का पॉइंट 2 है उसमें आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने की बात की गई है। उसके पश्चात हमारे पास अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद अनुच्छेद 39 जो है, अनुच्छेद 39 को पहले आता है। इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यह 42वें संविधान संशोधन
1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि समान न्याय की बात यहाँ की गई है। सभी को न्याय समानता से उपलब्ध हो सके और जो गरीब व्यक्ति है उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध राज्य कराएगा। यह भी अनुच्छेद 39 क में बताया गया है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो गरीबों को न्याय प्रदान कराना, या यूं कह सकते हैं कि अन्याय से गरीबों को बचाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके पश्चात अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है और इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन कर भारत में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत भारत में हमें देखने को मिलती है। पहला ग्राम है, दूसरा ब्लॉक स्तर पर है और तीसरी जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 41 है उसमें बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। यह बात लिखी हुई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बेरोजगार हैं या जो बीमार हैं और जो अशक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों की सहायता राज्य करेगा। आर्थिक सहायता कर सकता है या अन्य प्रकार से सहायता कर सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। और इसी आधार पर आप देखते हैं कि राज्य वृद्धाश्रम या बेरोजगारी भत्ता या बीमारों के लिए जो मदद दी जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा आयुष्मान कार्ड की बात चल रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त इलाज की बात सरकार ने की है। तो ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही सरकारें इन कार्यों का संचालन करती है, उनको ध्यान में रखते हुए। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 42 है उसमें कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किया गया है। यानी कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाएं, यानी कि ऐसे ही स्थानों पर व्यक्तियों को कार्य कराया जाएगा जहां की मानवीय दशाएं हो, अर्थात वहां ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो। अगर ऐसे स्थानों पर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जहां उनके शरीर के लिए या उनके प्राणों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इस बात की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं राज्य को करनी चाहिए। इसकी बात अनुच्छेद 42 में की गई है। उसके पश्चात अनुच्छेद 43 है, जहाँ की कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, दो बातें की गई है। एक तो जो कर्मचारी हैं उनके लिए इतनी मजदूरी अवश्य दिया जाए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, और दूसरा कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात भी अनुच्छेद 43 में की गई है। और किंतु इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि विभिन्न सरकारें आत्मनिर्भर भारत जो केंद्र सरकार की एक योजना है, उसके आधार पर विभिन्न राज्य अपने अपने प्रदेशों में जो सुविधाएं हो सकती है और जो उद्योग या कुटीर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, उसमें नागरिकों को जो टैक्स फ्री लोन है उसके आधार पर उनको क्या है, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और कुटीर उद्योगों का विकास हो सके। तो यह सभी क्या है, जो भी कार्य विभिन्न सरकारें करती हैं, वह आप देखते होंगे कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही करती है। तो उसके पश्चात अनुच्छेद 43 क है, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, यानी कि मजदूरों से उतना ही श्रम लिया जाए जितना कि वह योग्य है या सक्षम है, और इसके अतिरिक्त कहीं पर मजदूरों के साथ वेतन आदि के आधार पर भेदभाव न हो, इस चीज़ की व्यवस्था भी करना राज्य का कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 43 क में बताया गया है, जिसको कि भारतीय संविधान में मैंने पहले भी बताया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके पश्चात अनुच्छेद 43 ख है, जिसमें सहकारी समितियों के विकास की बात की गई है, और उस आधार पर आपने देखा होगा आंचल दुग्ध डेयरी, ऐसे इस प्रकार की कई सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, इस प्रकार की सहकारी समितियों का गठन राज्य सरकारें करती हैं, ताकि जो पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर है वो दोनों मिलकर इन सहकारी समितियों का निर्माण करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेरोजगारी से बचाया जा सके और उन्हें स्वरोजगार की ओर
स्वरोजगार की ओर उत्प्रेरित किया जा सके या उनके रोजगार की व्यवस्था की जा सके, इसलिए ही इन सहकारी समितियों का विकास किया जाता है। उसके पश्चात अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना, यानी कि कॉमन सिविल कोड की बात की गई है कि सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का न्याय सुनिश्चित हो सके। भले ही यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप में अभी भारत में लागू नहीं हो सकी है, किंतु सरकारें इसकी ओर प्रयासरत हैं, आप जानते हैं। उसके पश्चात हमारे पास आता है अनुच्छेद उसके पश्चात हमारे पास अनुच्छेद 45 आता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद जो 45 है उसमें बात की गई है कि राज्य जो है इस संविधान के प्रारंभ से और 10 वर्षों के भीतर जो 14 वर्ष तक के बालक हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, उनके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको देने का प्रबंध करेगा। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बात की गई है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो निःशुल्क शिक्षा है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, उसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में और भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, तीनों ही जगह स्थान प्राप्त है। किंतु अभी भी हम इस स्थिति में नहीं आए हैं कि जो 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको 100% शिक्षा हम दे सकें। अभी भी हम इस स्थिति में नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए एक शर्म की बात है कि हम तीनों ही जगह इसका प्रबंध करने के पश्चात भी हम आज भी 100% साक्षरता दर 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए, बालक बालिकाएं या हैं, उनके लिए अभी तक इस व्यवस्था को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। उसके पश्चात अनुच्छेद जो 46 है उसमें जो जनता के दुर्बल वर्ग हैं, विशेषकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके हितों की संरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 46 में। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों में भी उनके हितों की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत जो निर्बल वर्ग हैं उनके संरक्षण की बात कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व भी करता है। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 47 है वह जो राज्य में पोषाहार स्तर है और जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने की बात करता है और लोक स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार की बात करता है। इसके अतिरिक्त जो मादक पदार्थ हैं या मादक पेय हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उन और इसके अतिरिक्त औषधियाँ हैं, उनमें रोक की बात भी अनुच्छेद 47 करता है। यानी कि मादक पदार्थ, मादक पेय जो भी हैं उनको प्रतिबंधित राज्य करेगा और इसके अतिरिक्त जो पोषाहार स्तर है यानी कि पौष्टिक आहार नागरिकों को सुलभ हो सके, इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 47 में की गई है। उसके पश्चात अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन के संगठन, इसके का जो संगठन है उसको आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करना। यानी कि जो दुधारू पशु हैं उनका संरक्षण करना और उनके जो वध होते हैं उस पर रोक लगाना, यह भी राज्य का कर्तव्य है। इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 में रखा गया है और इसीलिए जो गो हत्या को बंद करने की बात है वो बार बार उठती रहती है। अनुच्छेद 48 को मद्देनजर रखते हुए इसको लोग उठाते रहते हैं। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 48 क है उसमें पर्यावरण के संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा की बात की गई है और इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके पश्चात अनुच्छेद 49 है जिसमें जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं
और वस्तुएं हैं उनके संरक्षण की बात की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आप जानते हैं कि जितने भी जो संरक्षित स्मारक हैं वो राष्ट्रीय महत्व यानी कि जिनसे हमारा जो राष्ट्रीय आज़ादी से संबंधित है या हमारे पुराने किले हैं उनकी सुरक्षा की बात अनुच्छेद 49 में की गई है। और इनकी सुरक्षा करना भी राज्य का एक नीति निर्देशक राज्य का कर्तव्य है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात अनुच्छेद 50 है जिसमें कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका से वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात अनुच्छेद 50 में की गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक अंगों के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके पश्चात अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में आप जानते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बात अनुच्छेद 51 करता है। तो उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बात करता है। और उसके पश्चात अब हम देख लेते हैं सभी को जो गांधीवादी तत्व हैं, समाजवादी तत्व हैं, जिनको मैंने पहले भी बताया था, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ज्ञान में आपके वृद्धि हुई होगी। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों, मित्रों को अवश्य इसे शेयर करें ताकि एग्ज़ाम में जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में उनको सहायता मिल सके और नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में उनके जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।